फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MAN मैन का असंक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कि यूजर और कंप्यूटर रिसोर्स के बीच में इंटरकनेक्टिविटी होती है। यह इंटरकनेक्टिविटी एक जियोग्राफिकल एरिया में होती है जिसका साइज एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने की पावर भारतीय संसद को है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 3 में भी मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही नए राज्य का गठन किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 सिंपल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी नहीं है? पहला है यूग्लिना, दूसरा है अमीबा, तीसरा है पैरामीशियम और चौथा है हाइड्रा। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम ये तीनों एक कोशिकी जीव होते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि हाइड्रा बहुकोशिकी होता है। ठीक है फ्रेंड, बहुकोशिकी होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मेनली लाइट पे डिपेंड करती है, इसलिए इस फोटोग्राफी में लाइट सेंसिटिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है ताकि इमेज में एक चमकीलापन रहे। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड। ये तीनों ही एलिमेंट लाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर में चेंज हो जाते हैं, जिससे इमेज में एक चमकीलापन आ जाता है। अगर कोई इमेज सिर्फ वाइट कलर की हो तब भी हमको वो नहीं दिखाई देगी, अगर कोई इमेज सिर्फ ब्लैक कलर की हो तब भी वो हमें नहीं दिखाई देगी। इसलिए ये तीनों ही एलिमेंट ब्लैक एंड वाइट कलर को ग्रे कलर में चेंज कर देते हैं और वो इमेज हमें अच्छे से दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु सत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? प्रभु सत्ता का समाजवादी सिद्धांत में किसी भी देश या समाज में ऑर्डर फॉलो कराने की पावर किसी एक जगह केंद्रित नहीं रहती, बल्कि वो पावर डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दी जाती है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एसोसिएशन। बहुलवादी सिद्धांत को सबसे पहले जर्मनी के समाजशास्त्री गियर्क और ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड ने शुरू किया था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कुमारगुप्त तृतीय का पुत्र था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। विष्णुगुप्त का जो शासनकाल था वो 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला था। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 2 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1 फोर्ड। इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। नदी का एक उथला हुआ भाग है
जिसके ऊपर से आप फोर्ड कार लेके चले गए। ठीक है फ्रेंड, फोर्ड कार लेके चले गए, तो इससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। पहला है एटॉल। एटॉल एक तरह का राउंड शेप में कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ, जब कोरल भित्ति जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है अगर राउंड शेप में हो जाती है, उसे हम एटॉल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और रीफ वही कोरल रीफ है, कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ है लेगून। लेगून एक खारे पानी की झील होती है जो कि समुद्र से बनती है। ठीक है फ्रेंड, तो इन तीनों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है नदी का वह उतला भाग जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके, उसे हम फोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो डाटा स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर का वो डाटा है जिसे हम ऑर्गेनाइज तरीके से मॉडिफाई और इफ़िशेंट बनाते हैं ताकि वो इजीली एक्सेस हो सके। डाटा स्ट्रक्चर का हम मेनली प्रोग्राम डिज़ाइन में अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रोग्राम डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें रिएक्शन होने पे हीट बाहर निकलती है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। जब नेचुरल गैस बर्न होती है तो उसमें से हीट बाहर निकलती है। सेकंड ऑप्शन है श्वसन में भी हीट बाहर निकलती है। थर्ड है वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोज बनना। जब वनस्पति द्रव विघटित होकर कंपोज बनता है तो उसमें से भी हीट बाहर निकलती है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। इसके विपरीत एक रिएक्शन होती है ऊष्माशोषी, जिसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन कराने के लिए हमको इसमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हीट बाहर निकलती है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला है आपतन कोण, दूसरा है अपवर्तन कोण, तीसरा है परावर्तन कोण। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लेन मिरर समतल दर्पण पे इमेज कैसे और कहाँ बनता है। ये हुआ हमारा प्लेन मिरर समतल दर्पण। यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे ए बी। यहाँ से एक लाइट जाएगी, वो होगी इंसिडेंट रे, और ये लाइट होगी रिफ्लेक्टेड रे। यही रे दर्पण के अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगी, और इस जगह पे ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। जो इमेज बनेगा जिसका साइज ए बी ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और ए बी ऑब्जेक्ट की दर्पण से दूरी और इमेज की दर्पण से दूरी दोनों बराबर होंगी, क्योंकि समतल दर्पण पे फोकस लेंथ इनफाइनाइट होता है। ठीक है फ्रेंड, इनफाइनाइट होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण पे फोकस लेंथ कितना होता है। तो आपसे क्योंकि एंगल पूछा है, तो ये एंगल होगा हमारा, ये होता है आपतन कोण, और ये एंगल होता है परावर्तन कोण। समतल दर्पण के केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन 2 में केवल 1 और 3, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों के तंतु मीन्स फिलामेंट सामान्यतः से बने होते हैं, किस मटेरियल से बने होते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि बल्ब कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है। किसी भी बल्ब में जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो फिलामेंट करंट को रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और लाइट
लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट हम एक हाई मेल्टिंग मटेरियल से बनाते हैं जो कि करंट होने पे मेल्ट ना हो। तो टंगस्टन जो मटेरियल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए हम टंगस्टन मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, मीन्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये बताया गया था जब कोई चालक या कंडक्टर किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है। फिर उसने राइट हैंड रूल से ये निकाला कि जो इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति तीनों आपस में परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं, जिसे आप फिगर में और अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है। किसी भी प्लांट पे जब हम पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो प्लांट की पत्तियों में आ जाता है, फिर वहाँ से वो वाटर भाप बन के उड़ जाता है, मतलब उस वाटर का इवोपरेशन मतलब वाष्पन क्रिया हो जाती है, तो इसी से वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर इस प्लांट को हम किसी फैन के नीचे रख दें तो इसकी जो वाष्पन बनने की दर है वो कम हो जाती है और जल का अवशोषण इस पौधे में अच्छी तरह हो पाता है और उसकी दर भी बढ़ जाती है। तो हमको प्लांट को पंखे के नीचे रखना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कीपिंग द प्लांट्स अंडर द फैन, पौधों को पंखे के नीचे रखकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का खेल उनके खेल से सुमेलित नहीं है। पहला है जीतू राय शूटिंग, जीतू राय एक शूटर है तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा है पीवी सिंधु बैडमिंटन, ये भी है ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर है। थर्ड है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक बॉक्सिंग प्लेयर नहीं है बल्कि साक्षी मलिक एक कुश्ती खिलाड़ी हैं, वो फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ती हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। फोर्थ है दीपा करमार, दीपा करमार एक जिम्नास्टिक प्लेयर है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है कि साक्षी मलिक बॉक्सिंग प्लेयर नहीं है इसलिए सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र में हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 आयरिस या परितारिका। इसे हम एक फिगर से देखेंगे कि कैसे आयरिस हमारी आंखों में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। यह है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के सेंटर में एक होल लोकेट होता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल PUPIL। प्यूपिल का काम ये होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट रेस को हमारी आंखों के रेटिना पर भेजता है, रेटिना पर ही सारी इमेजेस बनती हैं। प्यूपिल का कलर ब्लैक इसलिए होता है कि वो लाइट को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करके रेटिना तक भेज सके। आपने देखा होगा कि प्यूपिल के मतलब जो सेंटर होल होता है उसके चारों तरफ एक लाइनिंग होती है राउंड राउंड, उसी को हम आइरिस बोलते हैं, उसी को हम आइरिस या परितारिका बोलते हैं। आइरिस का काम ये होता है कि अगर हमारी आंखों के सामने ब्राइट लाइट आ जाती है तो यही आइरिस प्यूपिल को कवर कर लेता है ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक ना जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट रेटिना पर ना पड़े। यही आइरिस अगर हमारी आंखों के सामने लो लाइट होती है तो वो प्यूपिल को और ओपन कर देता है ताकि लाइट और जाए और रेटिना पर इमेजेस सही से बने। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह आइरिस हमारी आंखों में जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। पहला है क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड, तीसरा है एड्स, चौथा है डेंगू बुखार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग। बाकी के तीनों रोग खांसी जुकाम, एड्स और डेंगू बुखार ये वायरस विषाणु के कारण होते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कौन से रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं और कौन से विषाणु के कारण होते हैं। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछते रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है, मीन्स लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी से कौन रिलेटेड है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ये बोला कि संपत्ति रखने का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि इसके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। जॉन लॉक ने और भी कहा था कि व्यक्ति की अपनी योग्यता और मेहनत उसकी निजी संपत्ति है और वो या निजी संपत्ति किसी व्यक्ति को बेच सकता है, उसे ही हम लेबरिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इस क्वेश्चन का आंसर है कि लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी से जॉन लॉक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4, उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और पूरे विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा का कारण बनती है। ड्रिंकिंग वाटर में अगर फ्लोराइड एक्सेस हो जाता है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3, दांतों का चित्तीदार बनना, मॉटलिंग ऑफ टीथ। दांतों के इनेमल में फ्लोराइड ज़्यादा होने से चेंज हो जाता है, इसलिए हमारे दांतों का शेप खराब हो जाता है, उसी को हम चित्तीदार बोलते हैं। फ्लोराइड हमारे शरीर का जो हाइड्रोक्साइड है उसको हटाकर खुद जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारी बोन हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनके साइज में भी चेंज आ जाता है। इसी कारण हड्डियों का जो जोड़ होता है वहाँ बहुत पेन होने लगता है। WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1 लीटर पानी में अगर 1.5 मिलीग्राम फ्लोराइड है तो वह पानी पीने लायक है, जबकि भारत के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम फ्लोराइड है तो वह पानी पीने लायक है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन 3, मॉटलिंग ऑफ टीथ या दांतों का चित्तीदार बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? मीन्स सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? भारतीय संविधान में दूसरी अनुसूची का संबंध भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हैं उनकी सैलरी से है। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 देखिए, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वोट टेकिंग, शपथ ग्रहण, वो होता है तीसरी अनुसूची से, मतलब 3rd शेड्यूल। लैंग्वेज का संबंध हमारा 8वीं अनुसूची से, मीन्स 8th शेड्यूल से। और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उसका हमारा होता है 4th शेड्यूल से। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ इज रिटन बाय। इंडिया द फ्यूचर नाउ पुस्तक किसने लिखी थी? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4, शशि थरूर जी। शशि थरूर जी ने 19 जनवरी 2015 में यह पुस्तक पब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? सूफी संप्रदाय का सबसे पहले उदय इराक में हुआ था। आबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में था। आबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में 14 सूफी संप्रदाय के बारे में जिक्र किया था, जिनमें से नक्शबंदी सूफी संप्रदाय सबसे अधिक रूढ़िवादी था। यही संप्रदाय अकबर की जो उदार नीतियां थीं उनका विरोध करता था। नक्शबंदी का जो संस्थापक था वो था ख्वाजा बली बिल्ला। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 4, नक्शबंदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस, रीयूज एंड दी 3 R's टू सेव द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए 3 R कैंपेन के जो 3 R हैं उनमें से तीसरे R का मतलब आपसे पूछ रहा है। पहले R का मतलब तो रिड्यूस होता है, दूसरे R का मतलब रीयूज और तीसरे R का मतलब होता है रिसाइकल। 3 R कैंपेन का मेन एम ये है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करना और उनका वेस्टेज कम से कम करना, एनर्जी को सेव करना, मनी सेव करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करना और लास्ट में आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल यूज़ करना। ठीक है फ्रेंड, सस्टेनेबल यूज़ मतलब ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए हुए हमें उनका उपयोग करना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 3 रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1 मरीन इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मरीन इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड उल्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर का बायोमास कंज्यूमर के बायोमास से कम होता है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए मरीन इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड उल्टा होता है। तो देख लीजिए पिरामिड, यहाँ पे होता है प्रोड्यूसर, यहाँ पे होता है हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, यहाँ होता है कॉर्निवोरस मतलब मांसाहारी। यहाँ पे शार्क बड़ी मछलियाँ होंगी, यहाँ पे छोटी मछलियाँ और जीव होंगे जो शाकाहारी होंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे जो खाना बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 1 मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाती है? एयर में सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे एरोसोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एरोसोल। नेचुरल एरोसोल के एग्जाम्पल हैं नमी, कोहरा, धूल, ये सब। और आर्टिफिशियली एरोसोल के एग्जाम्पल हैं परफ्यूम, स्प्रे, ये सब। तो इसे आप अच्छे से याद रखिए और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 1 एरोसोल।